माई सेल्फ डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर थर्ड का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम वैन डर वाल्स समीकरण पढ़ेंगे। तो हमने पिछले जो क्लास है उसमें पढ़ा था आदर्श गैस समीकरण की सीमाएं, आदर्श गैस आचरण से विचलन और आदर्श गैस आचरण से विचलन के कारण, और ये कई चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। और इसके साथ साथ हम अपन ने अणुगति समीकरण से गैस नियमों की व्युत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा था। आज हम वैन डर वाल्स समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैन डर वाल्स ने वास्तविक गैसों के आदर्श आचरण से विचलन के कारणों को ध्यान में रखते हुए आदर्श गैस समीकरण पी आई वी आई इजिकल टू एन आर टी में दाब व आयतन के कुछ संशोधन करके एक नई समीकरण दी, जिसे वैन डर वाल्स समीकरण कहते हैं। तो अब हम वैन डर वाल्स समीकरण में जो आदर्श गैस समीकरण दी गई थी उसमें आयतन के संशोधन और दाब के संशोधन जो है वो रखेंगे, जिससे हमारे को वैन डर वाल्स की समीकरण हमारे को प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम आयतन के संशोधन की बात करते हैं, वॉल्यूम करेक्शन की बात करते हैं, जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें। आदर्श गैसों के लिए आदर्श गैस अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है, अर्थात पी वी इजिकल टू एन आर टी में वी उस रिक्त स्थान को प्रदर्शित करता है जिसमें अणु स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। अब वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का आयतन नगण्य नहीं होता। आदर्श गैस के लिए तो नगण्य होता है, परंतु वास्तविक गैसों के लिए जो वास्तविक गैसों के लिए गैस के अणुओं का जो आयतन होता है वो नगण्य नहीं होता है। माना कि 1 मोल गैस में उपस्थित अणुओं का आयतन B है और गैस के V आयतन में उपस्थित गैस के कुल अणुओं की संख्या N है, तो V आयतन में उपस्थित कुल अणुओं का आयतन NB होगा, अर्थात NB अणुओं का वह वास्तविक आयतन है जिससे गैस के अणुओं ने घेर रखा है, अर्थात यह वह आयतन है जहां अणुओं का स्वतंत्र विचरण नहीं होता है। अर्थात ये खाली तो होता नहीं है, ये तो अणुओं ने घेर रखा है, तो वहां विचरण होगा नहीं। इस आयतन को हम अपवर्जित आयतन कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, रहा हुआ आयतन कहते हैं, जिसमें अणु जो हैं वो विचरण नहीं कर पाते। अतः वास्तविक गैसों में अणुओं का स्वतंत्र विचरण करने के लिए उपलब्ध आयतन वी आई जो है वह हो जाएगा V माइनस एन बी, जहाँ B प्रत्येक गैस के लिए एक अभिलाक्षणिक स्थिरांक है जो अणुओं के आकार पर निर्भर करता है और प्रयोगों द्वारा इसे ज्ञात किया जा सकता है। अब बात करते हैं अपवर्जित आयतन का परिकलन कैसे करें। गैस के अणुओं को हम गोलाकार रचना के रूप में कल्पना करते हैं। हमने अपवर्जित आयतन इसमें बता रखा है, जहाँ पर सिग्मा जो है ए व बी दो अणु हैं, जिसमें जो है सिग्मा है उसका डायमीटर है और आर उसकी रेडियस है एक अणु की। दो अणु हैं। माना कि सिग्मा व्यास वाले दो अणु ए व बी गति करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं और समीप आते हुए एक निश्चित दूरी से ये एक दूसरे के और समीप नहीं आ सकते, क्योंकि इस दूरी पर इन दोनों के किनारे एक दूसरे के छूते हुए रहते हैं, जैसा चित्र में बताया गया है। दोनों के द्वारा क्षेत्र इन अणुओं के लिए अपवर्जित आयतन है, क्योंकि इस क्षेत्र में दोनों स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते। अणुओं के एक युग्म के लिए अपवर्जित क्षेत्र का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा। वैसे गोलाकार क्षेत्र का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन जो है वो आधा हो जाएगा, तो 1/2 या हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब के। एक अणु का वास्तविक आयतन जो है वो 4/3 पाई वो जो है सिग्मा/2 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा तो डायमीटर है, तो उसका आधा जो हो जाएगा वो उसका वास्तविक आयतन हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली 1/6 पाई सिग्मा क्यूब हो जाएगा। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि एक अणु के लिए अपवर्जित आयतन उसके वास्तविक आयतन से 4 गुना अधिक होता है। अब देखिए हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं। अतः 1 मोल के लिए वर्जित आयतन 4 इंटू 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या यानी एवोगैड्रो संख्या गुणा
एक अणु का वास्तविक आयतन जो होगा वह 1 मोल के लिए वर्जित आयतन के बराबर होगा। अर्थात प्रति मोल अपवर्जित आयतन B जो है वो हो जाएगा 4 इंटू एन इंटू 4/3 पाई सिग्मा बाई 2 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास B जो आएगा वह 4n इंटू 1/6 पाई सिग्मा क्यूब के बराबर होगा। इस प्रकार प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक B का मान समीकरण 4 से ज्ञात कर सकते हैं और इसे समीकरण 1 में रखकर आयतन संशोधन ज्ञात कर सकते हैं। अब दाब संशोधन की बात करते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार गैसों के अणु सीधी रेखा में गति करते हुए पात्र की दीवारों से टकराते हैं और टकराकर लौटने के बाद सीधी रेखा में गति करते हुए सामने की दीवार से टकराते हैं। ये सब किसके लिए है? अणुगति सिद्धांत के अनुसार टकराने के इस क्रम में पात्र की दीवारों पर ये प्रति इकाई क्षेत्रफल में कितना बल लगाते हैं वह गैस का दाब होता है। इस पूरे प्रक्रम में हम मानते हैं कि अणुओं के मध्य परस्पर कोई आकर्षण बल नहीं होता, अणु अपनी स्वाभाविक गति से गमन कर रहे हैं। यह तथ्य आदर्श गैस पर तो लागू होता है परंतु वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होता, क्योंकि वास्तविक गैसों के मध्य कोई ना कोई आकर्षण बल आवश्यक रूप से होता है और उसके फलस्वरूप गैसों का दाब निश्चित रूप से प्रभावित होता है। अब ये जो दाब होता है इसकी परिकलन करते हैं। तो जो दाब में परिवर्तन है यानी कि आदर्श व्यवहार से विचलन के बाद वास्तविक गैसों के व्यवहार में जो दाब में परिवर्तन होता है उसका परिकलन किस प्रकार से किया जाता है। तो इस जो है ए व बी अणु दिखाया गया है और ये चारों तरफ से अणुओं द्वारा घिरा रहता है और इनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल दिखाया गया है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो अणु ए पात्र की दीवार से टकराने ही वाला है, किंतु इसके पीछे उपस्थित अणु इसे और अणु जो है पात्र की दीवार से उतने बल से नहीं टकरा पाता जितना कि बल इन आकर्षण बलों की उपस्थिति में टकराता है, क्योंकि इसको पीछे से दूसरे अणु खींचते रहते हैं। बी जो अणु है वो तो क्या है, चारों तरफ से समान रूप से घिरा हुआ है, अतः स्वाभाविक रूप से हम यूँ मान लेते हैं कि उसके ऊपर तो जो लगने वाला जो दाब है वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आकर्षण का प्रभाव जो है वह शून्य हो जाएगा और स्वाभाविक गति से चलेगा। ये अब अपन मानते हैं कि जो ए है उस पर जो इतनी गति से नहीं टकरा पाता, उस स्थिति में यानी कि उपरोक्त बात है और वास्तविक गैसों का दाब आदर्श गैस से कुछ कम हो जाता है, अर्थात P इजिकल टू पी आई माइनस पी डैश है, जहाँ P है वास्तविक गैस का दाब है, जहाँ P जो है वो क्या है, वास्तविक गैस का दाब है और PI जो है वह आदर्श गैस का दाब है और P डैश जो है वह दोनों गैसों में दाब के अंतर के बराबर होता है, जहाँ P डैश अणुओं की पारस्परिक आकर्षण बल पर निर्भर करता है कि अणुओं के मध्य कितना पारस्परिक आकर्षण बल है, यानी कि उनके बीच में कितना आकर्षण बल है। एक अणु जितने अधिक अणुओं द्वारा घिरा रहेगा वह उतना ही अधिक आकर्षण बल अनुभव करेगा, अर्थात P डैश गैस के घनत्व m/v या nmv पर निर्भर करेगा, जहाँ m गैस का अणु भार है जो प्रत्येक गैस के लिए स्थिरांक है। क्योंकि सभी अणु परस्पर एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, अतः P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n/v² के बराबर। तो P डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा an²/v², जो समीकरण 6 में बताया गया है और जहाँ a एक स्थिरांक है। अब PI का समीकरण 6 में से समीकरण 5 में रखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, PI इजिकल टू P प्लस an²/v², जो समीकरण 7 में है। आदर्श गैस समीकरण PI VI इजिकल टू nRT में समीकरण 1 से VI व समीकरण 7 से PI का मान रखने पर तो हमारे पास हो जाएगा PI बराबर हो जाएगा P प्लस an²/v² और VI हो जाएगा V माइनस NB इजिकल टू nRT। तो ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, वान डेर वाल्स समीकरण हो जाएगा। यदि n जो है या मोलों की संख्या 1 है
तो हमारे n बराबर 1 रखने पर हमारे पास समीकरण हो जाएगा p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यह एक मोल गैस के लिए वंडरवॉल्स वास्तविक गैसों के लिए वंडरवॉल्स समीकरण है। इसमें ए व बी वंडरवॉल्स स्थिरांक हैं और ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। बी एक आयतन पद है, अतः इसकी इकाई लीटर प्रति मोल होती है। अधिकांश गैसों के लिए बी का मान 20 से 60 मिलीलीटर प्रति मोल होता है। ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर का पूरा पद अपने आप में एक दाब का पद है, अतः ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इजिकल टू दाब हो जाएगा और दाब जो है वो वायुमंडल के बराबर होता है। ठीक है, तो ए इंटू मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर इजिकल टू वायुमंडल हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा वायुमंडल लीटर स्क्वायर मोल का -2, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इस प्रकार से हम वान डर वाल्स समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वान डर वाल्स समीकरण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ वान डर वाल इक्वेशन। देखिए पहला जो एप्लीकेशन है वो है वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या कर सकते हैं कि वास्तविक गैसों के आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या किस प्रकार से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वान डर वाल्स समीकरण हमारे पास क्या है, एक मोल के लिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा पी वी माइनस पी बी प्लस ए वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस ए बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब देखिए जो कटता है उसको काट देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी माइनस ए बी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। उपरोक्त समीकरण में ए बी अपॉन वी स्क्वायर का मान बहुत कम है, अतः इसको उपेक्षित कर सकते हैं क्योंकि ए बी जो है वो दोनों कांस्टेंट है और उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। और जो वी स्क्वायर है यानी कि आयतन जो है, कुल आयतन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा होगा तो और उसका भी स्क्वायर है, तो अगर उसमें भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू नगण्य आएगी, तो हम उसको उपेक्षित कर सकते हैं। तो हमारे पास समीकरण 1 का जो रूप है वो समीकरण 2 में निम्न प्रकार हो जाएगा वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। आदर्श गैस समीकरण पी आई वी आई इज इक्वल टू आर टी होती है, अतः यदि पी वी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू पी आई वी आई हो तो उस स्थिति में वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार हो जाता है। अब हम अलग अलग ताप व दाब पर वास्तविक गैसों द्वारा आदर्श व्यवहार में विचलन की व्याख्या करेंगे। सबसे कम दाब हो, अगर अत्यंत कम दाब हो यानी लगभग शून्य वायुमंडलीय दाब पर, अगर शून्य वायुमंडलीय दाब हो जाएगा तो हमारे पास पी बी जो है वह ए अपॉन वी का मान बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर शून्य वायुमंडलीय दाब होगा तो अगर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे पी और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू लगभग जीरो आएगी। और अगर दाब अधिक होगा, दाब अगर कम होगा, लगभग शून्य होगा तो आयतन अधिक होगा, तो ए अपॉन वी स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आई वी आई, क्योंकि पी माइनस बी की वैल्यू भी पी इंटू बी की वैल्यू भी बहुत कम होगी और ए अपॉन वी की वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो हमारे पास जो गैस का व्यवहार होगा वो आदर्श गैस के व्यवहार की तरह ही हो जाएगा अत्यंत कम दाब पर। अत्यंत कम दाब पर गैस का आचरण जो है आदर्श हो जाएगा। अब कम दाब पर देखो, कम दाब होगा तो पी बी जो है उसकी वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, परंतु ए अपॉन वी की जो है वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि दाब कुछ होगा तो आयतन का मान थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ए अपॉन वी की वैल्यू कम नहीं मान सकते। तो हमारे पास जो समीकरण रहेगा वो रह जाएगा पी प्लस ए अपॉन वी इजिकल टू पी आई इजिकल टू पी आई इंटू वी आई। तो इसका मतलब ये हो गया कि गैस जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करेगी। और उच्च दाब पर तो स्थितियाँ ही अलग हो जाएंगी। उच्च दाब पर जो है वो पी बी का मान जो है वो बहुत अधिक हो जाएगा ए वी की अपेक्षा। तो ए अपॉन वी जो है वो तो लगभग शून्य हो जाएगा, उसको तो शून्य कर देंगे, परंतु जो पी बी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा
रहे हमारे पास पी वी इज इक्वल टू हो जाएगा पी आई वी आई प्लस पी बी, और जो है वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार नहीं करेगी इस स्थिति में भी। अब दूसरी बात करते हैं उच्च ताप पर। जब ताप उच्च हो, चौथी स्थिति हमारे पास क्या हो, ताप उच्च हो। उच्च ताप पर गैसों का आयतन बहुत अधिक हो जाता है, अतः ए अपॉन वी व पी बी दोनों ही नगण्य मान सकते हैं। अतः समीकरण 3 के अनुसार पी वी इज इक्वल टू पी आई वी आई हो जाएगा, और उच्च ताप पर गैसों का जो व्यवहार है वह आदर्श गैस की तरह वह हो जाएगा। परंतु निम्न ताप पर, जब ताप निम्न होता है तो गैसों का आयतन बहुत कम हो जाएगा, अतः ए अपॉन वी का मान बढ़ जाता है, अर्थात ए अपॉन वी माइनस पी बी को नगण्य नहीं मान सकते। इसके फलस्वरूप गैसों का व्यवहार आदर्श व्यवहार से विचलित हो जाता है। तो सिंपल सी ये बात हो गई कि अत्यंत कम दाब पर और अत्यंत उच्च ताप पर जो है गैसें जो हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। ये वॉन डर वाल्स समीकरण द्वारा हम बता सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरी एप्लीकेशन आती है, हाइड्रोजन व हीलियम आदि गैसों का के असामान्य व्यवहार की व्याख्या कर सकते हैं वॉन डर वाल्स समीकरण द्वारा। हाइड्रोजन व हीलियम आदि निम्न अणुभार वाली गैसों का आचरण अन्य गैसों से अलग होता है। इनके अमगेट वक्र क्या था, पहले अपन ने पढ़ाया, पी वी अपॉन आर टी को जो है वह जेड के बराबर और पी में जेड मतलब जेड या पी में वक्र खींचते हैं, पी वी अपॉन आर टी को अगर पी के विरुद्ध वक्र खींचते हैं तो सदैव ही आदर्श गैस के वक्र से ऊपर आते हैं इनके वक्र। इसका कारण यह है कि इनके अणुओं का आकार बहुत छोटा होने के कारण इनके मध्य परस्पर आकर्षण बल बहुत कम रहता है, तो ये आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। फलस्वरूप पी बी की तुलना में ए अपॉन वी का मान सदैव ही नगण्य रहता है। अतः समीकरण 3 के अनुसार पी माइनस पी बी प्लस ए अपॉन वी इजिकल टू पी आई वी आई हो जाएगा, जो समीकरण 3 है। और पी बी का मान बहुत ज़्यादा है तो पी वी माइनस पी बी इजिकल टू पी आई वी आई हो जाएगा। तो पी वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी आई वी आई प्लस पी बी। अतः पी वी का मान आदर्श गैस के पी आई वी आई से सदैव ही अधिक होता है, और वह आदर्श गैस से हमेशा उसके मान जो हैं वो ऊपर ही प्राप्त होते हैं। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है बॉयल ताप की गणना कर सकते हैं। वॉन डर वाल्स समीकरण की सहायता से किसी गैस के लिए बॉयल ताप का निम्न सूत्र की सहायता से परिकलित किया जा सकता है। टी बी इज इक्वल टू होता है ए अपॉन बी आर। इस सूत्र की गणना वॉन डर वाल्स समीकरण से हो सकती है। इस प्रकार से अपन वॉन डर वाल्स समीकरण के अनुप्रयोग बता सकते हैं। नेक्स्ट जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।